मुझे रात को अब्बा और अम्मा के कमरे में झांकने की आदत थी। एक रात जैसे ही अम्मा और अब्बा के कमरे में झांका तो मेरी चीखें निकल गई। अम्मा और अब्बा तो आज फिर मेरी रात को आंख खुली तो नींद नहीं आ रही थी, और बचपन की आदतें भला इतनी जल्दी कहाँ छूटती है। और फिर वो आदत जो बहुत बचपन से जवानी तक मेरे साथ चली थी, उस आदत को छोड़ने में मुझे कुछ तो वक्त लगना ही था। और बावजूद कोशिश के मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं आदत से मजबूर था। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार जाकर अम्मा और अब्बा के कमरे में झांक लूं, लेकिन मैं खुद को बार बार इस काम से रोक रहा था। लेकिन आखिर मजबूर हो गया। जब बार बार करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आई तो मैं उठ के दबे कदमों अम्मा और अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ा। आज जिंदगी में पहली बार उनके कमरे की तरफ जाते हुए मेरी कदम कांप रहे थे। बचपन से जवानी तक कभी भी मेरे कदम नहीं कांपे थे। मेरा तो ये पसंदीदा काम हुआ करता था और मुझे इसलिए रात का इंतजार रहा करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ये सब करते हुए डर रहा था। अब मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं ये सब ना ही करूं, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं पा सक रहा था। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, यानी उसको लॉक नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही दरवाजा मैंने बंद किया तो ये तो हमेशा से ही होता आया था। मैंने हल्का सा दरवाजे की झड़ी बनाई और अंदर झांक कर देखा, लेकिन जो मंजर मुझे नजर आया वो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकालने को काफी था। अब इतने बुढ़ापे की उम्र में मैं माँ और बाप को रात को एक दफा उठकर देखना अच्छी बात समझी जाती है, क्योंकि बुजुर्ग भी बच्चों की तरह होते हैं, और मैं इसलिए उनके कमरे में झांकता था। लेकिन आज बहुत दिनों से मुझे ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलते थे। लेकिन जब भी मैं दूसरी बार देखता तो इस तरह का कोई मंजर नहीं आता। अब भी मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों का धोखा है, इसलिए मैंने दूसरी बार फिर से अंदर झांक कर देखा, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही था। और इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता या मेरा मुंह से कोई आवाज़ निकलती, मुझे यूं लगा जैसे किसी ताकत ने मुझे उठा के पटक दिया हो, और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। शायद मैं भी इस मंजर का हिस्सा बनने जा रहा था, या शायद ये मेरी आंखों की आखिरी मंजर था। लेकिन जब मुझे वापस होश आया तो मेरा नाम आशिफ है और मेरा ताल्लुक लखनऊ की छोटी सी बस्ती से है। मैं अपनी माँ बाप का इकलौता ही बेटा था, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाडला था और बिगड़ा हुआ भी। मेरा माँ बाप दोनों का ही मैं लाडला था, क्योंकि ननिहाल और ददीहाल दोनों में मेरे अलावा कोई नहीं था। एक सिर्फ मैं ही था, इसलिए हर किस्म का नाड़ और प्यार मुझ पर ही निछावर किया जाता था। इस चीज ने मुझे जिद्दी और अड़ियल बना दिया। इसी वजह से मैं बचपन से ही ऐसा था कि एक बार जो बात मुंह से निकाल दी उसे निकाल दी। नया नया स्कूल जाना शुरू किया, और जब थोड़ी समझ आने लगी तो मालूम हुआ कि मेरे साथ जो लड़के पढ़ते हैं उन सबको अकेले अकेले कमरे मिले हुए हैं, जबकि मैं अभी भी माँ और बाप के कमरे में ही सोता था। मैंने बस घर आकर जिद शुरू कर दी कि मुझे भी अलग कमरा चाहिए, क्योंकि मैंने जिद करके पहले ही कुछ हाई सोसाइटी के स्कूल में दाखिला लिया था, और वहाँ तो यह आम रिवाज था। मेरा जिद से मजबूर होकर मेरी माँ बाप को मुझे अलग कमरा देना ही पड़ा। अब शुरू शुरू में मैं तो माँ और बाप रात को उठकर मुझे देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह आदत खत्म होने लगी और मेरी आदत बनने लगी, क्योंकि मैंने जिद में अलग कमरा तो ले लिया था। लेकिन अब रात को मुझे डर लगता था, क्योंकि माँ बाप के बिना सोने की आदत नहीं थी। शुरू का एक हफ्ता तो वो लोग मेरे कमरे में चक्कर काटते रहे, लेकिन अब उनको भी लगता था कि मुझे आदत हो गई है अकेले सोने की। लेकिन सच तो ये था कि मैं हमेशा रात को अभी 2-3 बार उठकर माँ बाप के कमरे में झांकता था। वो दोनों तो जवान थे, और धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की लत लग गई। अब जब तक मैं उनके कमरे में ना झांकता तब तक मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी, और ये तो ना जाने कितने ही सालों से जारी था। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बहुत डांट भी दिया, और मैंने तो उनको बहाना बनाया
कि मैं किचन में जा रहा था, लेकिन वो तो मेरी माँ थी। शायद मेरा सच जान गई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ बाप का कमरा लॉक होने लगा और मेरा जैसे नशा छूट रहा था, इसलिए मैं दिन ब दिन अजीब, बदतमीज और चिड़चिड़ा होने लगा। मैंने बाहर गलत आदतें शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैट्रिक में पहुंचने तक मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि कोई आम बंदा सोच भी नहीं सकता। और जिस किस्म के से समाज से हमारा ताल्लुक था, वहाँ तो ये बात गाली समझी जाती थी, लेकिन मुझे जमाने का पता लगने से पहले ही इन सब बातों का एक नशा लग गया था। इसलिए मैं हद से ज़्यादा बिगड़ने लगा और मेरे माँ बाप को भी मेरे हरकतों का पता चल ही जाता था, लेकिन अब वो भी बेबस हो चुके थे, मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब समझने और समझाने की हद से निकल चुकी थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था और मैट्रिक के बाद मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया और तब तक मैं पूरी तरह बिगड़ चुका था, यहाँ तक कि नशा भी करने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी भी माँ बाप के कमरे में रात को 2 से 3 बार झांकता था और ये आदत मेरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं चाहकर भी इससे जान नहीं छुड़वाया पाता। अब तो कभी भी मुझे खुद भी उलझनी होती थी, लेकिन आदत जब फितरत बन जाती है ना, तो खत्म नहीं होता है। माँ बाप ने कमरे लॉक करके सोना शुरू कर दिया, तो मैंने उसका हाल ये निकाला कि अब मेरे पास एक मास्टर की थी, जिसकी मदद से मैं रात को उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़रूर झांकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं जवान होता गया, वो लोग बूढ़े होते चले गए और फिर मेरा जो नशा था वो बाहर से पूरा करने लगा। खुद लड़कियों ने दोस्ती करने लगा और इसलिए मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आदत से मजबूर था। दरवाज़ा तो ज़रूर ही खोलता था, लेकिन सच तो ये था कि अब ये सिर्फ एक आदत ही रह गई थी, या फितरत कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप अपने बुढ़ापे में दाखिल हो रहे थे और जो मेरे अंदर का हैवान सब कुछ देखकर सुकून हासिल करता था, उसे अब सुकून नहीं मिलती थी। और अब बड़ा होने के बाद मुझे रिश्तों का महत्व भी मालूम हो गया था, इसलिए मुझे और किसी चीज़ का परवाह नहीं होता था। लेकिन माँ बाप के कमरे में ताका झाकी की आदत अभी भी मेरी नहीं गई थी। ये आदत तो मेरी फितरत बन चुकी थी कि दिन में भी उससे ऐसे ही आते जाते गुजरते हुए मैं खामखा उनके बेडरूम में झांक लेता। हालांकि अक्सर माँ बाप सामने बैठे होते हैं, लेकिन उनके बेडरूम के पास से गुजरते हुए झांकने की आदत मेरी किसी तौर खत्म नहीं हो रही थी। कॉलेज के बाहर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैं तो पहले से ही बिगड़ा हुआ और जवान हो रहा था और यहाँ आकर भी मैंने वही सब कुछ किया और सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहा। और तभी मुझे एक ऐसी लड़की टकराई जो हकीकत मोहब्बत के लायक थी, जो पूरी तरह पर्दा करती थी, और मैं आदत से मजबूर उसके एक चैलेंज समझकर और दूसरों की शर्त लगाकर उसके करीब गया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत और गुरेज ने मेरे अंदर बदलाव पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि उस लड़की ने मुझसे बात करने की भी शर्त यही रखी थी कि मैं खुद को पूरी तरह बदलूंगा, और कुछ उसको इम्प्रेस करने के लिए और कुछ उसकी शर्त की वजह से मैंने अपनी पुरानी आदतें छोड़कर जब इस्लाम और समाज जैसी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे मालूम हुआ कि हकीकतन मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बेकार ज़िंदगी है और मैंने जो आदत सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए बदला था, वो सही लगने लगा। मैं अब यूनिवर्सिटी के 4 सालों में सर से पाँव तक बदल गया था और मेरा बोल चाल, रहन सहन, पहनना ओढ़ना सब कुछ बदल चुका था और मैं वो बन गया था जो कभी मेरे माँ बाप मुझे बनाना चाहते थे, और ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ था। लेकिन उस लड़की से मेरी वैसी दोस्ती नहीं थी और ना कभी हो सकती थी, क्योंकि अब वो मेरे लिए चैलेंज नहीं इज्जत थी और मैं उसको अपनी इज्जत ही बनाना चाहता था। और इतना सारा बदल जाने के बाद भी मेरे ये एक बुरी फितरत नहीं बदली थी कि मैं भी अपने माँ बाप के कमरे में ज़रूर ही झांकता था। अब तो मैं बड़ा हो चुका था, मैंने अपना ख़ानदानी बिजनेस वापस संभाल लिया था और माँ बाप भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अब तो उन लोगों को ख्याल रखने के दिन थे जैसे वह बचपन में मेरा ख्याल रखते थे, इसलिए मैं इस वजह से भी उठकर उनके कमरे में झांकता था कि कहीं उन्हें किसी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और 1-2 बार तो रात को अब्बा को इनहेलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो
मैं हर वक्त पहुंच भी जाता था और मेरे माँ बाप इस बात को बहुत खुश भी थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और शायद ऐसी ही चलती रहती अगर मैं वो सब ना देखता। एक दिन मैं उठकर जब अपनी आदत के मुताबिक उनके कमरे में गया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर का मंजर मुझे हैरान कर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पे हाथ रख लिया, अपनी चीख का गला घोटा और अपने आप को बहुत मजबूत करके दोबारा से कमरे में दरवाज़ा खोलकर जब अंदर झाँका तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरे माँ बाप बिल्कुल सुकून से अपने बिस्तर पर सो रहे थे और हर चीज़ ठीक थी, लेकिन इससे पहले देखा जाने वाला मंजर मेरी आंखों के आगे से नहीं हट रहा था। इसलिए मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा। सब कुछ ठीक था। मैं बहुत देर वहाँ खड़ा देखता रहा, फिर सर झटक कर वापस आ गया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दिमाग का फितूर था या शायद मैं नींद में उठ कर गया था, इसलिए मैंने जो देखा वो गलत देखा क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल थी। दूसरे दिन मैं जब उठा तो बड़ी गौर से माँ बाप को देख रहा था, लेकिन वो दोनों तो पूरी तरह नॉर्मल थे जैसे रोज़ ज़िंदगी में होता था। इसलिए मैंने अपने तौर पर खुद को समझा लिया, यकीनन ये सब कुछ सिर्फ मेरा एक वहम था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वहम से बढ़कर कुछ है। उन्हीं दिनों मेरी उस यूनिवर्सिटी की दोस्त जिसका नाम बुशरा था, उससे शादी की बात चल रही थी और उसकी फैमिली तकरीबन राज़ी भी थी और इस रिश्ते के लिए मैं हवाओं से उड़ता फिर रहा था। दूसरे दिन कुछ भी ना हुआ, लेकिन तीसरे दिन दोबारा जब मैं अपने माँ बाप के कमरे में गया तो उसी मंजर से मिलता जुलता मंजर मुझे नज़र आया और इसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक मैंने वही मंजर देखा। लेकिन मुझसे गलती तब हुई जब मैंने दरवाज़ा बंद करके थोड़ी देर खुद को नॉर्मल करने के लिए सांस लिए और जब दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरे माँ बाप सो रहे थे और कमरा बिल्कुल आम हालात में था, लेकिन उससे पहले मैं जो देख चुका था अब की बार मेरा वहम नहीं हो सकता। यकीनन कहीं कुछ गलत हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम करना था क्योंकि मेरे माँ बाप तो कहीं कोई बदलाव महसूस नहीं कर रहे थे। वो तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूटीन के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे, लेकिन रात को ही देखा जाने वाला ये मंजर मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था और अब मैं इतना सालों की इस फितरत को तोड़ने पर मजबूर हो गया था। कभी उनके कमरे में झांकने का मन करता, मेरे ख्याल मेरे दिल में आता भी तो मैं खुद को मना करने की कोशिश करता, कभी कभार रुक जाता और कभी ना रुक सकता। उसके बाद भी ये मंजर मुझे 3-4 बार नज़र आया था और हर बार ही ऐसा होता था कि इस मंजर को 5 मिनट देखता, 10 मिनट देखता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अंदर जा सकूं और खुद को नॉर्मल करने के बाद जब मैं दोबारा देखता तो सब कुछ ठीक हो चुका होता। एक बार तो मेरा वहम हो सकता है या 2 बार का, लेकिन बार बार तो ये वहम नहीं हो सकता। और उसके रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पिछले 3 दिनों से मैंने खुद पर बंद बांधा हुआ था और मैं बिल्कुल माँ बाप के कमरे में करीब भी नहीं भटक रहा था, लेकिन उस रात मुझसे रहा ना गया क्योंकि उस दिन अम्मा की तबीयत दिन को बहुत ख़राब थी और मुझे बेचैनी हो रही थी कि एक बार अम्मा को देख लेना चाहिए। वो तबीयत खराबी में भी सोए हुए बंदे को नहीं जगाती, इसलिए वो अब्बा को नहीं जगाएंगी और अगर उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो बस इसी ख्याल ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। जब मैं उठकर बैठा इस बार फिर वही मंजर था और इस मंजर में ऐसा होता कि सारे कमरे में मुझे इस तरफ काला रंग नज़र आता था और कभी तो मेरे माँ बाप मुझे उल्टे लटके हुए नज़र आते थे तो कभी उनकी इर्द गिर्द खून ही खून नज़र आता था। हमेशा अजीबो गरीब और खौफनाक मंजर नज़र आता था, लेकिन किसी भी मंजर में मेरे माँ बाप मुझे जिंदा नज़र नहीं आते थे। और आज तो मैंने उनके गर्दन तन से अलग देखी थी, इसलिए ना चाहते हुए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी क्योंकि इसलिए पहले भी मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता, मेरे दरवाज़ा खोलने की कोशिश पे ही मुझे यूं लगा कि मेरे पीछे कोई है और उसी वक्त किसी ने उठाकर मुझे पटक दिया और मुझे कुछ होश ना रहा। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में बिस्तर में लेटा हुआ था। मैं फौरन हड़बड़ा कर उठा, लेकिन फिर वही लेट गया क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरे माँ बाप खड़े थे, जिंदा सही सलामत। और मैं हैरत से कभी माँ को देखता और कभी बाप को और कभी उनके हाथ पकड़ता तो कभी कुछ। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे हुआ क्या है, जबकि मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। अजीब सी माहौल बन गई थी। मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ था तो उस पर अम्मा ने बताया
कि मैं हमें तुम्हारी चीख का आवाज़ आई जिसकी वजह से हमारी आँख खुली थी और हम तुम्हें तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़े हुए देखे और तुम्हें उठाकर बड़ी मुश्किल से इस कमरे तक लाए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें कोई दिमागी धक्का लगा है, तुम बताओ क्या बात है और ऐसे हमारे कमरे में दरवाजे पे क्यों पड़े थे। उस पर मैंने तो उनको ये बताया कि मैं रात को उठकर आप लोगों को 1-2 बार देखता हूँ, लेकिन मैं उनके ये सच नहीं बता सका कि मैंने देखा क्या था। अगले 2-3 दिन बुखार में तपता रहा और नींद बेहोशी में हालत में रहा। मुझे नहीं मालूम कि नींद बेहोशी में मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप को शायद मालूम हो गया था कि मैंने क्या बोल रहा हूँ और उन्होंने मेरी इन बेरब बातों से ही शायद असल बात जान भी ली थी। इसलिए उन्होंने मसले का हल भी तलाश कर लिया। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं 3 दिन बाद तकरीबन पूरी तरह होश में आया और उसी दिन मालूम हुआ कि हमारे घर में कोई अल्लाह वाले आ रहे हैं। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि हमारे घर में अल्लाह वाले क्या काम, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नमाज रोज़े के बड़े पाबंदे थे और अब तो मैं भी हो गया था किसी हद तक। लेकिन मैंने जब अपने माँ बाप को इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बेहोशी की हालत में बाकी बातें कर रहे थे कि मेरे माँ बाप को मत मारो और इसी तरह की बातें से हमें हैरत हुई कि तुम्हारे अब्बू के जाने वाले जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ही कहा कि उन अल्लाह वाले को बुलाकर एक बार दिखा लेनी चाहिए, शायद कहीं कोई साए वगैरह का मसला ना हो। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं खामोश हो गया। दरअसल मैं अंदर से डर चुका था। मुझे लगा कि ये भी कोई जानकार टाइप बंदा होगा जैसे आजकल आम देखने में मिलते हैं, लेकिन जब वो हमारे घर आए तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल सादा सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी थे, जिनके चेहरे से ऐसी चमक निकल रही थी कि उनके चेहरे पर नजर नहीं टिकती थी। बिल्कुल सदा से हुलिये में पगड़ी वगैरह बांधी हुई थी। घर में दाखिले हुए साथ ही उन्होंने आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ा और चारों तरफ फूंक दिया और फिर आंखें खोलकर कहा कि तुम लोगों की नमाज और कुरान ने तुम लोगों को बचा लिया है, वरना बहुत बुरा काले जादू का वार किया गया है तुम लोगों पर और अब तक तुम लोगों से कोई भी जिंदा ना बचता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे कारोबार की हालात क्या है। मैं माँ बाप के सामने बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो मैंने बता दिया कि दिन पे दिन नुकसान होता जा रहा है, कुछ अजीब ही हालात चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि ये वार तुम सब पर किया गया है ताकि तुम लोग दौलत और इज्जत तरह ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाओ, और इसका शुरुआत भी हो गया है, लेकिन अभी इतनी असर इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नमाज रोजे के पाबंदे थे और इस चीज़ ने उस जादू के असर पे कम कर दिया। उन्होंने हमारे ही घर में रहकर 3 दिन का चिल्ला वगैरह काटा और उसके बाद जैसे सब कुछ ठीक होने लगा, मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि बिना वजह से भाग रहे थे खुद ही मुझे कॉल करके काम देने लगे और घर में जैसे मनहूसियत का जो साया था वो खत्म होना शुरू हो गया। इससे पहले जो मेरे रिश्ते में किसी किस्म के अड़चन आ रही थी वो सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश थे, माँ बाप को बेफिक्र हो गए, मगर मेरी बेचैनी खत्म ही नहीं हो रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या था, किसने किसने ये सब किया था, इसका ये सब करना का क्या मकसद हो सकता है। इंसान को अपनी अनदेखी दुश्मनी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार वार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है, और ऐसा दुश्मन जो पीठ पीछे वार करे वो सबसे खतरनाक होता है। मैंने उन आमिल साहब से बहुत बार पूछा कि ये सब किसने किया है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब तुम पर वार नहीं होगा, मैंने तुम लोगों के घर के इर्द गिर्द घेरा कर दिया है, लेकिन मेरा इस इच्छा में वापस आना अपनी पुरानी दुनिया में ले गया, क्योंकि मैं कोई शुरू से बहुत अच्छा इंसान तो नहीं था और मेरे साथ मेरे जैसे बहुत से लड़के थे जो काले जादू वाले के पास भी जाया करते थे। उनकी ये ज़रिए मैं एक काले जादू के जानकार के पास पहुंचा और उसे कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं करना, सिर्फ ये मालूम करना है कि मुझ पर वार किसने किया था। उसने अपने हिसाब से बताया कि तुम पर फलना बंदे ने वार किया था और वो फिर कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे घर के इर्द गिर्द बहुत मजबूत घेरा कायम है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा तो उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, तो उसने आखिर हम पर ऐसा काम क्यों किया। जब मैंने उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे होने वाली बीवी के खानदान के ताल्लुक रखता है
और जब मैं जाकर उससे मिला और मैंने उससे कहा कि मुझे मालूम हो गया है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, अब ये सब करने की वजह भी बता दो, तो वो परेशान हो गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने बताया कि वो खुद ही एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो दिन से बहुत दूर है और बुशरा से शादी करना चाहता है, लेकिन बुशरा और उसके माँ बाप ने सख्ती से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने मेरे लिए हाँ करने की कोशिश की तो उसे इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया, क्योंकि बुशरा से ख़ानदान में और उनके कहीं कोई रिश्ता नहीं है सिवाय उसके, और अगर हमारी तरफ से इनकार हो जाता है तो फिर उन लोगों को मजबूरन बुशरा से शादी उसी से करनी पड़ती। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने जाकर अपने सास ससुर को सारी बात साफ साफ बता दी और 1 महीने के अंदर अंदर बुशरा से निकाह करके उसे अपने घर ले आई। लेकिन आज भी मैं नमाज और कुरान को अपने रोज़ के काम से भी कभी नहीं इग्नोर कर पाया, क्योंकि केवल यही चीज़ थी जिसने हम सबको ज़िंदा भी रखा था और शायद सलामत भी। धन्यवाद दोस्तों।